हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। और आज हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन नेशनल मूवमेंट का मैराथन क्लास है। तो जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आपने किए हैं, इतने टाइम से आपने जितना भी पढ़ा है, उसका एक अच्छा रिवीजन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और आप खुद ही अपना आकलन कीजिएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके इसमें से सही होते हैं। तो लगभग आपको 500 क्वेश्चन तो मिलेगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा नहीं है। 250 क्वेश्चन आपका होगा, लेकिन एक एक क्वेश्चंस के अंदर आपके जो भी एडिशनल चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, वहाँ से भी आपको लगभग 2 से 3 चीज़ें तो क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम देखा जाए तो बहुत ही चीज़ें कवर कर लेंगे और ये आपका टॉपिक काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे सभी चीज़ों को मैंने, जो भी मुझे इम्पॉर्टेंट लगा वो सब मैंने इंक्लूड किया है, ठीक है। सभी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी और यहाँ पे चलते हैं, देख लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं। बस चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो को पसंद करते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। और ये कोई लास्ट क्लास नहीं है, इसके बाद से बहुत सारी चीज़ें आनी बाकी है। मैं आपको एक एक चीज़ें करवा रही हूँ बीपीएससी टीआरई 3 के रिगार्डिंग, जितनी भी ईजी वे में आपको, जितनी कम समय में जितनी अच्छे से तैयारी हो सकती है, वो मैं बहुत अच्छे से कराने की कोशिश कर रही हूँ। काफ़ी मेहनत लगी है इसमें और मुझे लगता है कि इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए, मैंने आपको कांग्रेस का जितना भी नोट्स है वो मैंने आपको प्रोवाइड किया था यहाँ पे टेलीग्राम पे। और अगर आप इसका भी चाहते हैं तो इसका आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाएंगी। चलते हैं, यहाँ देखिए, आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि 1885 में जब हमारा कांग्रेस का यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो प्रस्तावित स्थान कौन सा था? पुणे था। लेकिन वहाँ पे क्या प्लेग फैल जाता है? प्लेग फैल जाता है, इस वजह से कहाँ पे हो जाता है इसका? तो मुंबई में यहाँ पे आपका देखने को मिलता है। तो यही पॉइंट सबसे पहले तो है आपका, मुंबई में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी भी आप जानते होंगे। सचिव कौन थे? A.O. ह्यूम। इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान से सभी चीज़ों को देखिए। आपका एक कंप्लीट रिवीजन यहाँ पे कराया जा रहा है, तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम कवर करेंगे। और चिंता मत कीजिए, बहुत ज़्यादा 3-4 घंटे का वीडियो आपको नहीं मिलेगा। तो बहुत कम समय में हम बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे करेंगे अच्छे से। तो बस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करने की गलती ना कीजिएगा। इस समय आपको जितनी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है वो सब मैं आपको करवा रही हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, कंप्लीट देखिए और अपनी प्रैक्टिस इसी को मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कीजिए। इसकी पीडीएफ मैं आपको दे ही रही हूँ, तो वहाँ से आप इसको अच्छे से कंप्लीट रिवीजन कीजिए, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। कांग्रेस का फर्स्ट अधिवेशन में क्या हुआ था? तो 72 प्रतिनिधि बैठक में भाग लिए थे, ये पूछा जाता है। कुल 9 प्रस्ताव पारित हुआ था। जो जो इम्पोर्टेंट लगा वो सब मैंने इसमें इंक्लूड किया है, तो ध्यान से सभी को देखिए। एक क्वेश्चन आपका ये भी पूछा जाता है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है वो शामिल नहीं हुए थे, ठीक है। वो आपका जो पहला जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि वह अपनी संगठन की इंडियन एसोसिएशन की बैठक में बंगाल में व्यस्त थे। इंडियन नेशनल यूनियन से इंडियन नेशनल कांग्रेस दादा भाई नौरोजी की अनुशंसा पर इसको ये चर्चा में आया। आगे देखते हैं यहाँ पे। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपका यहाँ से पूछा जाता है, 1896 में, यहाँ पे 1896 में स्थान कहाँ से? कोलकाता में अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? रहीम तुल्ला सयानी। और द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष ये माने जाते हैं। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइए पहले जो है मुस्लिम अध्यक्ष वो कौन हो जाएंगे, क्योंकि ये सब बातें मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी करवाई हैं। आपको पीडीएफ भी मैंने उपलब्ध कराया है, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई गई हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो वहाँ आपने ज़रूर उसे देख लिया होगा। तो मैं चाहूँगी कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। पहली बार इसी अधिवेशन में वंदे मातरम गीत गाया गया था। जब रचना किसने किया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। तो ये सब बातें हमने कई बार की हैं। इसके बाद देखा जाए तो 1896 के ही अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी का धन का बहिर्गमन सिद्धांत इसी अधिवेशन में पारित हुआ था। तो देखिए, इस अधिवेशन की जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर दी हैं। आगे चलते हैं। 1901 में कोलकाता में आपका अधिवेशन हुआ था और अध्यक्ष कौन थे? दिनसा एंडुलवी वाचा। गांधी जी ने पहली बार इसी अधिवेशन में भाग लिया था, ठीक है। अध्यक्ष की बात यहाँ नहीं हो रही है। 1901 में पहली बार गांधी जी अधिवेशन में भाग लेते हैं, तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सा अधिवेशन था जिसमें गांधी जी पहली बार भाग लिए थे। तो यहाँ पे 1901 कोलकाता अधिवेशन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
कांग्रेस के नेताओं में आपसी मतभेद पहली बार यहाँ पे आपको 1901 में ही देखने को मिला था। और 1905 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1905 में बनारस के अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले जो है अध्यक्ष रहते हैं और बंगाल विभाजन के विरोध का प्रस्ताव इसी अधिवेशन में पारित किया गया था। इसी में इन्होंने सर्वेंट्स इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। तो कौन कौन हो जाएंगे यहाँ पे? गोपाल कृष्ण गोखले ने ही सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। कई बार ये क्वेश्चन आपका जीटीआरई में पूछा गया है, अलग अलग जो क्वेश्चंस में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ों को भी ध्यान रखें। और 1905 में किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। 1906 में कोलकाता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में मोहम्मद अली जिन्ना पहली बार इसी अधिवेशन में नौरोजी के सचिव बनाए गए। ठीक है, नौरोजी के सचिव बने थे कौन? मोहम्मद अली जिन्ना, ध्यान रखेंगे। 4 प्रस्ताव यहाँ पे पारित हुआ था। स्वदेशी आंदोलन, तो स्वराज शब्द, ठीक है, स्वराज शब्द का यहाँ पे इस्तेमाल, और बहिष्कार आंदोलन और राष्ट्रीय शिक्षा, ये 4 बातें आपका देखने को मिलता है। 1907 में हम आगे बढ़ते हैं। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था और अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर रास बिहारी घोष। ठीक है, और उपाध्यक्ष कौन थे? फिरोज शाह मेहता। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और इसमें एक चीज़ और पूछा जाता है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम दल और गरम दल के बीच में 1907 के सूरत अधिवेशन में ही देखने को मिला था। अभी हमारा नीचे क्वेश्चन है, इसके बाद ये कांग्रेस की जो अधिवेशन है इसको हम देख लेते हैं। 1911 में देखिए एक स्थान कोलकाता में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? विशन नारायण धर। जन गण मन पहली बार गीत गाया गया था इसी अधिवेशन में 1911, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 1911 में जन मन गण गीत गाया गया था और रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, 27 दिसंबर 1911, डेट भी याद रखिए, पूछा जा सकता है। ठीक है, तत्वबोधिनी पत्रिका जो है 1912 में भारत भाग्य विधाता शीर्षक तले यहाँ पे छपा था। तो ये जनगण मन जो है ये किस शीर्षक क्या था इसका? तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो भारत भाग्य विधाता, ध्यान रखेंगे। 1912 में ये तत्वबोधिनी पत्रिका में छपा था। ये पॉइंट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से देखने को मिलता है। आगे चलते हैं हम 1912 में। 1912 का अधिवेशन आपका 27वां अधिवेशन था। देखिए जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है वो सब मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो 27वां अधिवेशन था ये 1912 और बांकीपुर पटना में हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। अध्यक्ष कौन थे? आर.एन. मुधोलकर यहाँ पे आपके अध्यक्ष हो जाएंगे। बिहार में आयोजित प्रथम अधिवेशन, पहला अधिवेशन बिहार में कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था, बांकीपुर में, ध्यान रखेंगे। और अध्यक्ष कौन थे? मुधोलकर हो जाएंगे। बिहार में टोटल 3 अधिवेशन आपके देखने को मिलते हैं। पहला हुआ था आपका बांकीपुर में जिसके 1912 में, फिर 1922 में गया में हुआ था और 1940 में रामगढ़ में हुआ था, जो कि अब आपके झारखंड में देखने को मिलता है। तो यहाँ से आपके ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जा सकते हैं कि बिहार में कुल कितने अधिवेशन कांग्रेस के हुए थे। तो कांग्रेस के कुल 3 अधिवेशन आपको देखने को मिलता है, बांका में, बांकीपुर में जो पटना में है 1912 में, 1922 में गया में चितरंजन दास की अध्यक्षता में, और 1940 में रामगढ़ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में। आगे चलते हैं 1916 में। 1916 का अधिवेशन हम देख लेते हैं, लखनऊ अधिवेशन, और अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। गरम दल और नरम दल के बीच समझौता इसी अधिवेशन में आपका देखने को मिला था 1916 में। और मध्यस्थता किसके बीच में हुई थी? तो एनी बेसेंट और तिलक जो हैं ये दोनों मध्यस्थता इन्होंने की थी इनके बीच में, और गरम दल नरम दल दोनों के बीच समझौता भी इसी में देखने को मिला था। इसी में उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी एनी बेसेंट और तिलक ने कहाँ से की थी? तो पुणे से की थी, और एनी बेसेंट ने मद्रास से की थी। ये क्वेश्चन आपका पिछली बार भी पूछा गया था, तो ध्यान रखेंगे इस बार भी पूछने की संभावना है। तो दोनों ही 1916 में ही इन्होंने की थी। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता भी हुआ था इसी अधिवेशन के तहत, जिन्ना और तिलक ने मध्यस्थता की थी। और विरोध इस मुस्लिम लीग के और कांग्रेस के बीच के जो समझौता हुआ, या इस समझौते के बीच जो विरोध कौन कर रहा था? तो मदन मोहन मालवीय इसके विरोधी थे। चलते हैं आगे। 1924 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि महात्मा गांधी ने एकमात्र अध्यक्षता की थी, कांग्रेस अध्यक्षता, और ये बेलगाम कर्नाटक में, स्थान हमारा बेलगाम कर्नाटक है, और गांधी जी इसमें अध्यक्ष बने थे। एक बार ही अध्यक्ष बने थे, ये बात भी ध्यान रखेंगे। एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की। इस अधिवेशन के बाद मुस्लिम लीग और कांग्रेस फिर से अलग हो गए। गांधी-दास समझौता हस्ताक्षर हुआ इसी पे 1924 को, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं 1929 में। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ था। 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर रात्रि 12 बजे तिरंगा झंडा फहराया गया था। ये बात भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है।
26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। ये बात भी ध्यान रखेंगे, इसीलिए 26 जनवरी का डेट हमने चुना था इसको लागू करने के लिए, संविधान को लागू करने के लिए। इसी अधिवेशन में गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की स्वीकृति मिली थी। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्वीकृति मिली थी। तो यहाँ पे 1929 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं आगे देख लेते हैं। 1940 में हम पहुँच चुके हैं। 1940 का रामगढ़ जो है बिहार में था तभी, ठीक है, और इसीलिए ये बिहार का तीसरा अधिवेशन माना जाता है और इसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष थे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप प्रस्ताव मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसी अधिवेशन में पारित किया था। ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रस्ताव के बाद कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। 1946 का मेरठ अधिवेशन याद रखेंगे। अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। स्वतंत्रता के समय जेबी कृपलानी। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के समय जो है कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी यहाँ पे आपका हो जाएगा। 1948 में चलते हैं। 1948 में जयपुर में अधिवेशन हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। स्वतंत्रता के बाद पहला अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे कौन? तो उस पर पट्टाभी सीतारमैया आपका राइट ऑप्शन होगा। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बताया गया है कि सबसे ज़्यादा अधिवेशन कोलकाता में हुआ था 10 बार। कितनी बार हुआ था? 10 बार। इसको भी ध्यान रखेंगे। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट जो डेट है बंगाल विभाजन से उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट अपना क्वेश्चन से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट डेट है हमारा बंगाल विभाजन का 19 जुलाई 1905 को विभाजन का प्रस्ताव पेश किया गया था। देखिए ये जो 4-5 आपको यहाँ पे 4 पॉइंट्स आपको याद रखना है बंगाल विभाजन से, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते ही है। तो 19 जुलाई 1905 को प्रस्ताव जो है पेश होता है और विभाजन का प्रस्ताव पारित होता है 20 जुलाई 1905 को प्रस्ताव पारित होता है, ठीक है। फिर 7 जुलाई 1905 को टाउन हॉल बैठक होता है कोलकाता में, यहाँ पे आपका आंदोलन का यहाँ पे शुरुआत होता है। और 16 अक्टूबर की डेट आप याद रखिए, 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू हो जाता है। तो इसीलिए 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता था। इतनी बातें आपको ध्यान है। अब हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। क्वेश्चन के साथ साथ हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे, जिससे आपके और भी जो रिलेटिवली जितने भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन और भी ज़्यादा अच्छे से हो जाएंगे। इंडियन एसोसिएशन ने किसका गठन करके राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? तो यहाँ पे इंडियन नेशनल यहाँ पे कांग्रेस आपका राइट ऑप्शन होगा। वास्तव में भारतीय संघ ने राष्ट्रीय जागरण और राजनीति चेतना के विकास की नींव रखी थी, जो अंततः 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के रूप में देखा गया था। इसके लिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी श्रेय के हकदार थे। वास्तव में संघ कांग्रेस का अग्रदूत था। अपने जन्म से ही एसोसिएशन में अपना काम सही तरीके से शुरू कर दिया था। आगे चलते हैं। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो हमने देखा था 12 बजे रात्रि में ये झंडा फहराया गया था। अभी भी हमने इस पर डिस्कस किया है। तो यहाँ पे दादा भाई नौरोजी को आप देख सकते हैं। दादा भाई नौरोजी यहाँ पे राइट हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज का झंडा फहराया गया था। दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। और इनकी जो है इन्होंने 3 अध्यक्षता की यहाँ पे, ये भी आप ध्यान रखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भी जो है दादा भाई नौरोजी ने ही सुझाया था। 3 बार ये सत्र में अध्यक्ष बने रहे। 1886 में कलकत्ता सत्र में, 1893 में लाहौर सत्र में, 1906 में कलकत्ता सत्र में। ये 3 आपको डेट याद रखना है दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड। इसके बाद अगर हम बात करें तो यूके हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए संसद सबसे पहले भारतीय जो है वो दादा भाई नौरोजी ही थे। इन्होंने 1865 में लंदन इंडियन सोसाइटी और वर्ष 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। ये सभी पॉइंट्स आपके दादा भाई नौरोजी से संबंधित थे, जो कि आपको यहाँ पे दिए गए हैं। चलते हैं आगे। जो भी यहाँ पे ये PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम से जुड़ के, उसको आप ले सकते हैं।
काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये सेशन आपके लिए। इसको अगर आप मल्टीपल टाइम्स इसका रिवीजन कर लेते हैं तो यहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। 1918 में मॉन्टफोर्ट सुधार पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रूप अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष जयकर और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया था। तो यहाँ बताना है जो उदारवादी थे जयकर और चिंतामणि, इन्होंने क्या स्थापना किया था? इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन यहाँ पे राइट हो जाएगा। इन्होंने 1919 में इंडियन नेशनल लिबरल फेडरल बनाने वाले उदारवादी नेताओं के साथ कांग्रेस में एक विद्वता पैदा की। हालांकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के कुछ दिग्गज नेताओं ने सुधारों को स्वीकार कर लिया और कांग्रेस को छोड़ दिया। यह गुट बाद में उदारवादी के रूप में जाना गया और इंडियन लिबरल फेडरल की स्थापना इन्होंने की। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कांग्रेस के उदारवादियों पर आपेच पर सुरक्षित वॉल्व सिद्धांत किसने दिया? तो यहाँ पे ये आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सुरक्षित वॉल्व सिद्धांत। इससे क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे लाला लाजपत राय बिल्कुल सही हो जाएगा। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी में कहा गया था कि अंग्रेजों ने देश में राजनीतिक स्थिति को देखा था, जिससे 1857 के विद्रोह की तर्ज पर एक और आंदोलन हुआ, एक और विद्रोह हुआ और वे ऐसी स्थिति से बचना चाहते थे। तो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का सिद्धांत जो है लाला लाजपत राय ने दिया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का इस्तेमाल किया और कहा कि यह लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। तो कांग्रेस की जो स्थापना हुई वह डफरिन के दिमाग की उपज है, ये किसने कहा था? ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंस कथन थे जो कांग्रेस से रिलेटेड है वो भी मैं आपको बताऊंगी लास्ट में, ठीक है। जितने भी कथन है एक साथ आप उसको देख लीजिएगा। लाला लाजपत राय के संबंधित एक और है कि चरमपंथी थे और सेफ्टी वॉल्व थ्योरी में विश्वास रखते थे। इस सिद्धांत का उपयोग करने के लिए नरमपंथियों द्वारा उन पर किया गया था। उपयोग किस पे किया गया था? नरमपंथियों द्वारा हमला किया गया था, उन पर हमला किया गया था। चलते हैं आगे। किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत मार्च 1940 में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएंगे। जो हुआ है सबसे लास्ट तीसरा जो बिहार में अधिवेशन कांग्रेस का देखने को मिला वो इसी में मिला। अभी हम चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव पारित किया? तो पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव किसमें पारित किया? 1929 के लाहौर अधिवेशन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1929 को ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में पारित किया। जवाहरलाल नेहरू दिसंबर 1929 में लाहौर शहर में अपने वार्षिक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 29 जनवरी 1930 को एक सार्वजनिक घोषणा की गई थी कि एक दिन जिसे कांग्रेस पार्टी ने भारतीयों से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया था। आगे चलते हैं। आगे है यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कौन हो जाएंगी यहाँ पे? एनी बेसेंट बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। एनी बेसेंट यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो सरोजनी नायडू आपकी यहाँ पे आंसर हो जाएगी। अगर हम इनके बारे में देखें तो एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की 1917 में। ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और ये कौन थी? तो आयरिश मूल की थी, आयरलैंड से आई थी, ठीक है। और कुछ विदेशियों में से एक थी जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक समाजशास्त्री, थियोसॉफिस्ट, समाज सुधारक और स्वशासक की पक्षधार मानी जाती है। और एनी बेसेंट ने पहली बार 1893 में भारत का दौरा किया था और बाद में भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल होकर यहीं बस गई। 1916 में इन्होंने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की। इसके अलावा एक बात मुझे और याद आ रही है कि 1882 में मद्रास के अडयार में अडयार में इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। और यहाँ पे इनका जो ब्रांच है भारत में लाने वाली कौन थी? तो एनी बेसेंट हो जाएंगी। वैसे तो ये फ्रांसिस्को में है और मैडम बायल्स्की के द्वारा स्थापित किया गया है, लेकिन भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का ब्रांच कौन लाया था? तो एनी बेसेंट यहाँ पे आपके हो जाएंगी। आगे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित अधिवेशन के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो 1922 में कौन थे? चित्तरंजन दास यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1929 के लाहौर आयोजित भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? 29 में कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू। आगे चलते हैं, जवाहरलाल नेहरू से संबंधित कुछ बातों पर हम ध्यान दे देते हैं। जवाहरलाल नेहरू 1929 में लाहौर शहर में अपने वार्षिक सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। 19 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज की मांग की थी, प्रस्ताव को पारित किया था। 26 जनवरी 1930 को एक सार्वजनिक घोषणा की गई कि ऐसा दिन जिसे कांग्रेस पार्टी ने भारतीयों में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया। 1929 में भारत में तत्कालिक वायसराय लॉर्ड इरविन ने एक स्पष्ट घोषणा की, जिसे इरविन घोषणा कहा जाता है। भारत को भविष्य में प्रभुत्व का दर्जा दिया जाएगा। आगे चलते हैं, नरमपंथियों द्वारा उपयोग में लाई गई प्रार्थना याचिका और विरोध की पद्धति को गरम दल के नेताओं ने क्या नाम दिया था? क्या नाम दिया था? भिक्षावृत्ति की राजनीति। तो गरम दल के जो नेता थे विशेष रूप से कौन थे? तो बाल पाल यहाँ पे आपके देखने को मिलते हैं, ठीक है, जैसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ये तीन आपके काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते हैं गरम दल में। और ये जो है उदारवादी नीति जो थी इनकी, नरमपंथियों की, उनको क्या मानते थे? भिक्षावृत्ति की राजनीति मानते थे। क्योंकि जो है उदारवादी, आपको तो पता ही है कि वो जो है विरोध की भावना उनके अंदर नहीं होती थी, और गरम दल जो है वो विरोध की भावना रखते थे और अपनी हक की चीज़ों को वो हर तरह से किसी भी हालत में लेना चाहते थे। अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय जो है गरम दल के नेता माने जाते हैं। स्वदेशी आंदोलन को पूरा देश में लागू करना चाहते थे, जबकि नरम दल जो है सिर्फ इसे बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। वो ये उदारवादी जो थे ना, वो बहुत डरते थे कि चीज़ों को हम अच्छे से उनके सामने रखेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, भाषण के रूप में जो है अपनी बात को उन तक पहुंचाने की बात करेंगे। लेकिन जो यहाँ पे आंदोलन करना चाहते थे कौन? गरम दल के नेता। नरम दल की शुरुआत भारत की आज़ादी से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 खेमों में विभाजित होने से कारण हुई थी, और जिसमें हम एक खेमे में बाल गंगाधर तिलक थे और दूसरे खेमे में मोतीलाल नेहरू। इनमें सरकार बनाने को लेकर मतभेद था। मोतीलाल नेहरू चाहते थे कि भारत की सरकार अंग्रेजों के साथ कोई संयोजक सरकार बने, अंग्रेजों के साथ संयोजक के रूप में सरकार बन जाए, जबकि गंगाधर तिलक चाहते थे कि अंग्रेजों के साथ मिलकर सरकार बनाना तो भारत की जनता को धोखा देना होगा। इस मतभेद के कारण लोकमान्य की उपाधि भी बाल गंगाधर तिलक को दी जाती है। ये भी बात आप ध्यान रखें। तिलक कांग्रेस से निकल गए और गरम दल बनाया उन्होंने, ठीक है। चलते हैं आगे, यहाँ पे बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? तो बदरुद्दीन तैयब जी। आपने अभी तक तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दिया होगा, और ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। बदरुद्दीन तैयब जी जो थे मुस्लिम अध्यक्ष थे, और 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष माने जाते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी। पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। दूसरे कौन थे? और तीसरे यहाँ पे कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी और इधर भी फिर ये WC बनर्जी 1885 में थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। दूसरे कौन थे? दादा भाई नौरोजी 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे। वे कलकत्ता से सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सदस्य भी थे, ये भी बात ध्यान रखेंगे। 1888 में जॉर्ज यूलिये कौन थे? तो पहले विदेशी थे, ध्यान रखिए। और एनी बेसेंट जो है पहली कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, और सरोजनी नायडू जो थी वो भारतीय महिला अध्यक्ष थी पहली, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सूरत का यहाँ पे अधिवेशन यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी में आपका कांग्रेस का विभाजन हो गया था गरम दल और नरम दल में। तो सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ? नरम पंथियों का यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। 1907 में रास बिहारी घोष जो है यहाँ पे सूरत अधिवेशन में जो अध्यक्ष थे, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वर्ष 1907 में सूरत में 2 समूहों में बट गया, गरम और नरम पंथियों के बीच में। 1907 के अधिवेशन में चरमपंथियों द्वारा रखे गए कुछ मुख्य उद्देश्य थे 2, तो उसको आप जान लीजिए। लाला लाजपत राय को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाना
तथा स्वराज के संकल्प की मांग, किंतु इन दोनों मांग को नरमपंथियों ने स्वीकार नहीं किया। लाला लाजपत राय के बजाय नरमपंथियों ने 1907 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष रासबिहारी घोष को बनाने के विचार का समर्थन किया था, और हालांकि होता भी फिर यही है। 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? दरभंगा के राजा थे, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे हम कुछ बातों को ध्यान रखेंगे। जेबी कृपलानी 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जेबी कृपलानी से पहले कांग्रेस के अध्यक्ष 1946 में जवाहरलाल नेहरू थे। कृपलानी के बाद पट्टाभी सीतारमैया थे, जो 1948 और 1949 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 को बॉम्बे में हुई थी। ए.ओ. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। और यहाँ पे हम बात करें 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है INC यानी कि नेशनल इंडियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष। बदरुद्दीन तैयब जो है मुस्लिम अध्यक्ष थे पहले, और 1887 में जो है कांग्रेस के कुल तीसरे अध्यक्ष यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और एनी बेसेंट जो है पहली महिला अध्यक्ष बनी। इनको हम बार बार हमने इस चीज़ को देखा है, ध्यान रखेंगे। भारत का पूर्ण स्वराज दिवस यहाँ पे प्रथम कब मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज पूरी स्वतंत्रता यानी कि इसका प्रस्ताव पारित किया था लाहौर सत्र में, ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। तो यहाँ पे बताना है 26 जनवरी 1930 में एक दिन, जिसे ये वाला बात आपको कई बार मैंने बता दिया है, सार्वजनिक घोषणा यहाँ पे की गई थी कि इसको हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो 31 दिसंबर 1929 को नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया और पूर्ण स्वराज की मांग की। स्वतंत्रता के लिए निर्धारित तिथि क्या थी? तो 26 जनवरी 1930। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पारित किया? तो वर्धा में पारित किया, ये आपको ध्यान रखना है। भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पारित किया? वर्धा में। 1942 को बॉम्बे के वर्धा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष में अधिवेशन में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और करो या मरो का आह्वान किया। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि करो या मरो जो नारा था गांधी जी का, ये इन्होंने किस आंदोलन में दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। वर्धा प्रस्ताव को भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। इसको कंप्लीट अच्छे से नॉलेज रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, क्योंकि ये आपका अभी तक अछूता रहा है क्वेश्चन, यहाँ से देखने को मिल सकता है। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो यहाँ पे 1916 में लखनऊ अधिवेशन में देखने को मिलता है, जहाँ पे आपका गरम दल और नरम दल के बीच समझौता भी हो जाता है। और मध्यस्थता कौन करते हैं? तो यहाँ पे एनी बेसेंट और तिलक दोनों मिलकर करते हैं। लखनऊ समझौता में कांग्रेस लीग समझौता इसको कह सकते हैं, 1916 में हुआ था। 1916 के अधिवेशन में लखनऊ संधि के नाम से भी हम जानते हैं। अंबिका चरण मजूमदार इसमें अध्यक्ष थे। और ब्रिटेन और तुर्की के बीच युद्ध के बाद मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावनाएं पैदा हुई, जिसने कांग्रेस मुस्लिम लीग की एकता का रास्ता खोल दिया। 1916 में हुई कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों में अधिवेशन लखनऊ में हुए और इस प्रकार जो है लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। कांग्रेस ने भी पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया और दोनों संगठनों में ने संयुक्त रूप से देश के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग की। गदर क्रांति से यहाँ पे क्वेश्चन आपका पूछा गया, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो कामागाटारू घटना, ठीक है, कामागाटामारू घटना यहाँ पे आपका इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्या था? तो ये एक प्रकार का जहाज था जो भारतीय प्रवासियों से भरा हुआ था, कनाडा से वापस लाया जा रहा था। जैसे ही भारत में पहुँचता है जहाज, वहाँ पे कई यात्री ब्रिटिश पुलिस के द्वारा टकराव के दौरान गिरफ्तार हो जाते हैं या कई मारे भी जाते हैं। तो यहाँ से जो है गदर क्रांति शुरू हुई थी। 1916 में कामागाटामारू घटना के बाद इस घटना ने गदर पार्टी को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ युद्ध की घोषणा के लिए प्रेरित किया। गदर पार्टी का मूल नाम पैसिफिक कोस्ट
हिंदुस्तान एसोसिएशन था। गदर पार्टी के संस्थापक सोहन सिंह भाखना, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पिछली बार भी देखने को मिला था, तो ध्यान रखेंगे। और लाला हरदयाल इस पार्टी के सह संस्थापक थे। 1913 में सैन फ्रांसिस्को के युगांतर आश्रम में इस आंदोलन का मुख्यालय स्थापित किया गया। हालांकि अव्यवस्थित नेतृत्व के कारण आंदोलन के उद्देश्यों की पूरी तरह से समझा या हासिल किया नहीं जा सका। चलते हैं आगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुंबई, यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के हॉल में आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में इंपीरियल सिविल सर्विस के सदस्य जो है A.O. ह्यूम के द्वारा यहाँ पे किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक 28 दिसंबर 1885 को हुई। व्योमेश चंद्र बनर्जी W.C. बनर्जी के नाम से भी विख्यात हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष ये माने जाते हैं और वह एक भारतीय बैरिस्टर थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इजी हो चुका होगा अब तक आपके लिए। A.O. ह्यूम यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1885 में हुई। तो कितनी क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपना आकलन कीजिए। अगर सभी चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी मानी जा सकती है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक का ये कथन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस नेता ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दादा भाई नौरोजी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी से संबंधित हमने पहले भी देखा है। तो 1906 में कलकत्ता में आयोजित हुआ था इनका अधिवेशन कांग्रेस का, और इंडियन ग्लेडस्टोन के नाम से जाने जाते हैं। इसको आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, ग्लेडस्टोन के नाम से जाने जाते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में भी भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन कौन माने जाते हैं? तो दादा भाई नौरोजी माने जाते हैं। वह पहले भारतीय थे जिन्हें लिबरल पार्टी के टिकट पर हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुना गया था। इन्होंने भारत में गरीबी और अंग्रेजों के बिना शासन से संबंधित मुद्दों पर पुस्तक लिखी है, जो कि इनका ये जो एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक किसके द्वारा लिखा गया है? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिए, क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये एक बुक है दादा भाई नौरोजी का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो महात्मा गांधी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 8 अगस्त 1942 को बम्बई में हुई। इसने प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया। गांधी के नेतृत्व में एक अहिंसक जन संघर्ष यहाँ पे शुरू होने का प्रस्ताव रखा गया। इसे वर्धा प्रस्ताव या नेतृत्वहीन विरोध होता है। गांधी जी ने अंग्रेजों से कहा कि भारत छोड़ो और भगवान के हाथ में छोड़ दो। उनका संदेश था करो या मरो। सरकार की दमनकारी नीति और नेताओं की अंधाधुंध गिरफ्तारी ने लोगों को हिंसा के लिए उकसाया। यहाँ पे 1942 में जब ये इन्होंने स्टार्ट किया 8 अगस्त को, 9 अगस्त को 0 आवर चलाया गया। यहाँ पे मैं आपको बता दे रही हूँ, 0 आवर चलाया गया, ठीक है। और एक ऑपरेशन था जिसके तहत सभी क्रांतिकारियों को जो है जेल में बंद कर दिया गया था। इसमें गांधी जी भी जेल चले गए थे। तो कुछ एडिशनल यहाँ पे आपको बातें मैं और बता दे रही हूँ इसमें। B.R. अम्बेडकर के बारे में, वह एक न्यायविद, राजनेता, समाज सुधारक और दलित वर्गों के नेता थे। तो इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और 1932 में गांधी जी के साथ पूना समझौता पर हस्ताक्षर किया था। ये हमारे संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। जवाहरलाल नेहरू की बात की जाए तो वह स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और इन्हें आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। यह पंचशील का सिद्धांत के लेखक कौन थे? पंचशील के सिद्धांत के लेखक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और नीति गुट निरपेक्षता में विश्वास रखते थे। ये सब क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है यहाँ से। चलते हैं आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो दादा भाई नौरोजी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता जो है 1947 के बाद यहाँ पे बात की जा रही है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे सही हो जाएंगे। और इनके बारे में हम जानते हैं
कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिल्ली कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे और वह भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। आगे देख लेते हैं। आचार्य JB कृपलानी मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है और वह भारत के पहले गृह मंत्री थे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। वह भारतीय इतिहास में लंबे समय तक जो है सेवा देने वाले प्रधानमंत्री भी कहे जाते हैं। चलते हैं आगे। यहाँ पे बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो थोड़ा अच्छे से हम इसको और जान लेते हैं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में इंपीरियल सिविल सर्विस के सदस्य A.O. ह्यूम द्वारा किया गया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक 28 दिसंबर 1885 में हुई। पहला सत्र बम्बई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में एक हॉल में आयोजित किया गया था। व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। यह एक भारतीय बैरिस्टर थे और पहले सत्र में 72 में से 39 वकील थे और यह प्रवृत्ति जारी रही, यानी 1/3 से अधिक प्रतिनिधि कानूनी पृष्ठभूमि से थे। आगे चलते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षता कौन थे? तो सरोजनी नायडू यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय पहली महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू एक भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता थी और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी इन्हें कहा जाता है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, इन्हें कहा जाता है। वह भारत के डोमिनियन में गवर्नर का पद संभालने वाली पहली महिला भी थी। यह संयुक्त प्रांत की पहली गवर्नर थी। ध्यान रखें, संयुक्त प्रांत की पहली गवर्नर थी। वह एनी बेसेंट के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष भी इन्हें कहा जाता है। 1925 में कानपुर अधिवेशन इन्होंने संभाला था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में। चलते हैं आगे। महात्मा गांधी से संबंधित क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है महात्मा गांधी की ने कब अध्यक्षता की? 1924 आपका बेलगांव यहाँ पे। तो इनसे संबंधित कुछ बातें हम ध्यान रखेंगे। 1924 में महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय कांग्रेस की बेलगाम अधिवेशन में अध्यक्षता की। बेलगांव अधिवेशन महात्मा गांधी की अध्यक्षता वाला एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन था। इन्होंने एक ही कांग्रेस अधिवेशन में भाग तो 2 में लिया था, 1901 में भाग लिया था और अध्यक्षता इन्होंने एक ही की थी। एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष थी और वह कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। ये सब बात आप जानते हैं। सरोजनी नायडू जो है प्रथम भारतीय महिला थी और 1925 में इन्होंने कानपुर में अधिवेशन किया था। यह कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। 1923 में कांग्रेस के काकीनाडा अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अब्दुल अली ने की और इस अधिवेशन के तुरंत बाद वह सांप्रदायिक दंगों के हवाला देते हुए कांग्रेस से अलग हो गए और गुवाहाटी असम ने 1926 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की मेजबानी की। इसकी अध्यक्षता में एस श्रीनिवास अय्यर ने की थी और 1931 में कराची में आयोजित INC अधिवेशन के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो 1931 की कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता की, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। राष्ट्रीय कांग्रेस बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकार का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया था? तो 1931 आपका कराची कांग्रेस में बिल्कुल सही हो जाएगा। किसने प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो लाला लाजपत राय यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएंगे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? लाला लाजपत राय। ठीक है, और ये जो है एटक के नाम से ये फेमस हुआ था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारत का सबसे पुराना ट्रेड यूनियन संघ है और यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ है। इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को प्रथम अध्यक्ष के रूप में लाला लाजपत राय के साथ हुई थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत में स्थापित एटक का गठन 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय संघ के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में भारत के प्रतिनिधि करने के लिए किया गया था। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया? तो राजकुमार शुक्ला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। शुक्ल लखनऊ कांग्रेस सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। लखनऊ कांग्रेस सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे थे, ध्यान रखेंगे,
19 में, तभी तो 1917 में चंपारण आंदोलन होता है। तो 1919 में ये पहुंचते हैं और 26 से 30 अगस्त 1916 को लखनऊ में आयोजित कांग्रेस सम्मेलन में पहुंचने के बाद शुक्ल ने महात्मा जी से मिलकर चंपारण में किसानों के दर्द को साझा किया और गांधी को चंपारण आने के लिए अनुरोध किया। तो शुक्ल के बार बार आग्रह करने के बाद गांधी ने चंपारण आने का आश्वासन दिया था। राष्ट्रीय कांग्रेस यहाँ पे बताना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा R.N. मुधोलकर। R.N. मुधोलकर। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तभी मैंने ब्रैकेट में 27वां लिख दिया था। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो है 1911 में बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ और बिहार में अध्यक्षता होने वाला अधिवेशन होने वाला ये पहला था। ठीक है, बांकीपुर में ही पहला अधिवेशन हुआ था। आगे चलते हैं। यहाँ पे 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष को निर्वाचित हुए सुभाष चंद्र बोस। 1938 में ध्यान रखें, उन्होंने स्वराज नाम से एक अखबार भी शुरू किया था। वह अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और बंगाल राज्य के सचिव भी थे। बंगाल राज्य कांग्रेस के सचिव थे। सुभाष चंद्र बोस 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए। उन्हें हरिपुरा अधिवेशन 1938 और त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में आईएनसी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। लेकिन क्या होता है, इसको हम त्रिपुरी संकट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि त्रिपुरी संकट ये क्यों कहा जाता है, यहाँ पे गांधी जी के साथ इनका मतभेद हो जाता है। इसके बाद जो है वो त्रिपुरी से इस्तीफ़ा दे देते हैं और त्रिपुरी से ही नहीं बाकी वो कांग्रेस से ही इस्तीफ़ा दे देते हैं और इसके बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, आप बिल्कुल नोट करते हुए रखें। कलकत्ता में की, कहाँ पे की? कलकत्ता में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की इन्होंने। 1943 में सिंगापुर में भारतीय सेना आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली। वहां उन्होंने भारतीय अंतरिम सरकार की स्थापना की। उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया। किसने किया था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस आपका राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पे आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के राजनीतिक प्रयासों के लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी? तो कोलकाता अधिवेशन 1906 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू 1929 में, याद रखेंगे। 19 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अपने लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव पारित की गई थी। 26 जनवरी 1930, ये बात हमने कई बार डिस्कस कर लिया है। 26 जनवरी 1930 को एक सार्वजनिक घोषणा की गई कि ऐसा दिन जिसे कांग्रेस पार्टी ने भारतीयों से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया। जवाहरलाल नेहरू दिसंबर 1929 में लाहौर शहर में अपने वार्षिक सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? WC बनर्जी, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसको बार बार हम इसको देख रहे हैं ताकि आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत ना हो। चलते हैं आगे। यहाँ बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन ने पहली बार राष्ट्रगान गाया? तो 1911 में कोलकाता में बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में ये आपका संपन्न हुआ था। आगे चलते हैं। किस वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया? तो सुभाष चंद्र बोस को। लेकिन ये क्या होता है ना कि इसके बाद जो है 1939 में महात्मा गांधी से इनका विवाद हो जाता है, जिसके बाद ये यहाँ पे देखिए आपको सब बातें आपको समझ में आ जाएगी। 1938 में सुभाष चंद्र बोस जो है अध्यक्ष बनते हैं, 39 में भी जो है यहाँ पे बनते हैं, लेकिन ये अधिवेशन की होता है और वहाँ पे भी ये अध्यक्ष बनते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ा। पहली बार चुनाव भी यहाँ पे लड़ा गया, यह निर्वाचित हो गया और इन्होंने महात्मा गांधी के साथ मतभेदों के कारण इसमें इस्तीफ़ा दे दिया। महात्मा गांधी जो है बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो अपनी तरफ से एक सदस्य को वहाँ पे लगाना चाहते हैं, पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। लेकिन ना ही यहाँ पे देखिए पट्टाभी सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस के बीच में चुनाव होता है, दोनों के बीच में, लेकिन तब भी जो है सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं और ये हार जाते हैं। तो फिर उसके बाद जो है इस्तीफ़ा दे देते हैं सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि नाराज़ हो जाते हैं गांधी जी काफ़ी ज़्यादा, तो इनको बहुत दुख होता है, तो ये इस्तीफ़ा दे देते हैं। उसके बाद किसको बनाया जाता है? राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है, ठीक है। तो इनको ये खड़े तो होते हैं लेकिन इनको बनाया नहीं जाता है, ठीक है।
इतनी बात आपको ध्यान रखनी। त्रिपुरा संकट में पूछा जाएगा आपसे कि त्रिपुरी संकट में कांग्रेस का अध्यक्ष किसको बनाया गया। जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया तो किसको बनाया गया, तो राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि इनको उतारा था गांधी जी ने तो यही बने होंगे, लेकिन ये नहीं बनते हैं, राजेंद्र प्रसाद बनते हैं, क्योंकि ये तो हार जाते हैं। आगे हम देखें यहाँ पे कितने जगह आयोजित किया गया था, तो इसको आप जो है अच्छे से नोट कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे सब एक जगह मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। बॉम्बे में हुआ था 1885 में, कौन हो जाएंगे, WC बनर्जी। कलकत्ता में 1896 का है ये, तो रहीमतुल्ला सयानी। लखनऊ में 1899 में रमेश चंद्र दत्त। बनारस में 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले। कलकत्ता में 1906 में दादा भाई नौरोजी। सूरत में 1907 में रास बिहारी घोष। लखनऊ में 1916 में SC मजुमदार। और कलकत्ता का ये विशेष सत्र 1920 में, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि 1920 जो है वो किस प्रकार का सेशन था। विशेष अधिवेशन यहाँ पे था लाला लाजपत राय के द्वारा। मद्रास में 1927 में डॉक्टर MA अंसारी। और बॉम्बे में 1934 में राजेंद्र प्रसाद, और 39 में भी राजेंद्र प्रसाद। सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो पट्टाभी सीतारमैया यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को किसके तौर पर मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किन भारतीय राज्यों से संबंधित हैं, तो देखिए लाला लाजपत राय पंजाब से संबंधित है, और बाल बिपिन चंद्र यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक जो है महाराष्ट्र से संबंधित है, और बिपिन चंद्र पाल जो है बंगाल से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष बताना है कौन है, तो जॉर्ज यूल यहाँ पे हो जाएंगे। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो रास बिहारी घोष। पूरा आपको याद हो जाएगा, पूरे सेशन को कंप्लीट देखिएगा तो आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कराची अधिवेशन में 1931 में किया गया था, इसकी अध्यक्षता किसने की, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ की, बेलगांव में की 1924 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। वर्ष 1937 में पहली बार किस गांव में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन किया गया, सबसे पहले बार फैजपुर यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला बार जो गांव में हुआ था। उस नेता का नाम बताइए जिसके विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौते की सभी उम्मीदें समाप्त हो गई थी, तो कौन थे, MR जयकार यहाँ पे आपके हो जाएंगे। आगे चलते हैं। 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से सत्र में चरमपंथियों और गरमपंथी और नरमपंथी होना चाहिए था, ठीक है, ऐसे चरमपंथी भी संबोधित किया जाता था। चरमपंथी और नरमपंथी का विभाजन हुआ तो सूरत में हुआ था, ठीक है, और रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में, ध्यान रखेंगे। 1916 में लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था, और इसके बीच में मध्यस्थता किसने की थी, देख लीजिए यहाँ पे लखनऊ समझौता 1916 में लखनऊ में आयोजित दोनों दलों के संयुक्त सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ, और 1916 में लखनऊ समझौता पर बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में हस्ताक्षर हुआ। इस समझौते पर के परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग के नेता भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता की मांग करते हुए कांग्रेस आंदोलन में शामिल होने के लिए सहमत हुए। लखनऊ समझौते को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए आशा की किरण के रूप में देखा गया था। चलते हैं आगे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड डफरिन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये फैक्ट्स भी ध्यान में रखेंगे। 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। इसके शुरुआत एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, AO ह्यूम, जिन्होंने जो नेताओं के साथ मिलकर इन्होंने स्थापना की। पहले सत्र के लिए ह्यूम ने भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन ने अनुमति प्राप्त की, और लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 तक भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय था।
1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। गोखले को महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में भी जाना जाता है। 1905 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष के लिए चुना गया था। 1926 में भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा यानी कि भारत की युवा सोसाइटी की स्थापना की। ये बात भी आप ध्यान रखें 1926 में। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है, इसमें शामिल हुए, जहां उन्होंने कई प्रमुख क्रांतिकारियों से मुलाकात की। किस घटना के दौरान वंदे मातरम गीत गाया गया था? तो बंगाल विभाजन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बन गया था बंगाल विभाजन के समय में। देखो, स्वदेशी आंदोलन के दौरान पहली बार वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना और भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन के साथ स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ और 1911 तक जारी रहा। आगे चलते हैं। स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है कि गांधी जी के आने से पूर्व जो है कौन सा आंदोलन सबसे ज़्यादा सक्रिय रहा था? तो स्वदेशी आंदोलन ही आपका हो जाएगा। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन हो गया। स्वदेशी आंदोलन पूर्व गांधीवादी युग के सबसे सफल आंदोलनों में से एक था। यह आंदोलन खुद को शुरुआती राष्ट्रवादी नेताओं की स्पष्ट नीतियों की पृष्ठभूमि में पाता है, जिन्होंने भारत में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटिश जैसे शासन का विरोध किया, ऐसी अंग्रेजी राजशाही में विश्वास किया, लेकिन अंग्रेजी राजशाही में विश्वास भी किया। स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख कारण को 1905 बंगाल विभाजन के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार ठहराया जाता है, जिसे भारतीय राष्ट्रवादी ने बंगाली यानी भद्रलोक के बुद्धिजीवी वर्ग को कमज़ोर करने के लिए अंग्रेजों की एक विभाजनकारी रणनीति देखने के रूप में सामने आई थी, जिसे भारतीय प्रतिरोध के एक दल के रूप में देखा गया। तो क्या थी ये? इसमें जो है एक इम्पॉर्टेंस देखिए, फैक्ट आप जान लीजिए यहाँ पे। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को। स्वदेशी आंदोलन 1905 में। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त है, ठीक है, 8 अगस्त 1942। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920। आगे बढ़ते हैं। 1904 में किसने अभिनव भारत सोसाइटी की संगठित किया? तो 1904 में बताना है अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किसने किया? वीडी सावरकर। यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वीडी सावरकर हिंदू सभा से जुड़े एक भारतीय कार्यकर्ता थे। सावरकर को 1910 में अंडमान द्वीप समूह की सेल्युलर जेल में कैद कर लिया गया था और इन्हें 1948 में महात्मा गांधी की हत्या में सहसाजिशकर्ता के रूप में आरोपित किया गया। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, इसको आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है वीडी सावरकर की। और 2002 में पोर्ट ब्लेयर के हवाई अड्डे का नाम बदलकर वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया। ये फैक्ट्स भी आप ध्यान रखेंगे। बिहार कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन है? हसन इमाम। यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1905 में विभाजन के पश्चात बंगाल के एक प्रांत में पुनः एकीकृत किया गया 1911 में। 1911 में क्या होता है? दिल्ली दरबार में जो है आपको पता होगा दिल्ली दरबार लगता है, जिसमें जो है इसको फिर से हटा दिया जाता है विभाजन को। यह अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो वाली नीति का ही एक अंग था। अतः इसके विरोध में 1905 ईस्वी में संपूर्ण देश में बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ था। इस विभाजन के कारण उत्पन्न उच्च स्तरीय राजनीतिक अशांति के कारण 1911 में दोनों तरफ की भारतीय जनता के दबाव की वजह से बंगाल के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से को पुनः एक होना पड़ा था। ठीक है, एक हो गए थे पुनः। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो कर्जन हो जाएंगे यहाँ पे। 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय था। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। तो जब लॉर्ड हार्डिंग द्वारा यहाँ पे 1911 में क्या हुआ था, ये बात यहाँ पे नोट नहीं किया मैंने, भूल गई मैं। दिल्ली दरबार लगता है, दिल्ली दरबार 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में ही दिल्ली दरबार लगता है और इसी में जो है ये घोषणा होती है कि बंगाल का विभाजन को रद्द कर दिया जाएगा। और देखिए आप ध्यान रखें कि बंगाल का विभाजन हुआ था उस वक्त वायसराय था लॉर्ड कर्जन और जब रद्द किया गया तब था लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है,
इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वशासन सुनिश्चित करना। यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस अधिवेशन में पंडित नेहरू की घोषणा की कि अब आगे भारत का एकमात्र लक्ष्य ब्रिटिश शासन की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना ही होगा। आगे चलते हैं। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब बदली गई? तो 1911 में ही बदली गई। दिल्ली दरबार के दौरान ही जो है यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार के दौरान भारत के तत्कालिक शासक जॉर्ज वी ने क्वीन मैरी के साथ घोषणा की कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित कर दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ 19 स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई? 7 अगस्त 1905 औपचारिक घोषणा शुरू की गई। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वदेशी घोषणा यहाँ पे कब हुई? 7 अगस्त 1905 को बंगाल के कलकत्ता टाउन हॉल में की गई। जब भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बंगाल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की। स्वदेशी आंदोलन को एक विरोध आंदोलन के रूप में शुरू किया गया था, जिसने देश में बहिष्कार आंदोलन को जन्म दिया। स्वदेशी आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय प्रमुख रूप से थे और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में स्वदेशी के संकल्प को अपनाया गया। आगे चलते हैं। भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस दौरान हुई? तो बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान। एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से ही भारत के बंगाल के 2 भागों में बांट दिए जाने का निर्णय लिया गया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ और इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। यह अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो वाली नीति का ही एक अंग था। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? तो अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति को माना जाता है। लॉर्ड कर्जन भारत के तत्कालिक वायसराय थे और उन्होंने बंगाल के विभाजन की घोषणा की। बताया गया कारण प्रशासन को आसान बनाना, लेकिन वास्तविक में यह कारण नहीं था, बल्कि बंगाल के बढ़ते राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना ही इसका मुख्य कारण देखा गया। बंगाल का एकीकरण यहाँ पे देख सकते हैं जो हुआ आपका 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा बंगाल का विभाजन रद्द किया गया, इसको भी आप ध्यान रखें। 1911 में ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित किया गया। इस घोषणा के बावजूद यह विभाजन पहले ही बंगाल के मुसलमानों और हिंदुओं के बीच एक सांप्रदायिक विभाजन करने में सफल रहा। तो यहाँ पे देखिए बंगाल का विभाजन रद्द तो कर दिया, लेकिन जो वो करना चाहता था ना, अंग्रेज जो करना चाहता था वो उसने कर दिया, मुस्लिम और हिंदू के बीच सांप्रदायिक विभाजन को पैदा करके। आगे चलते हैं। सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने की? डायरेक्ट एक्शन डे, इसकी घोषणा किसने की? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 अगस्त 1946 को 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान किया। मुस्लिम लीग द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे पाकिस्तान को कानूनी तरीकों से नहीं तो हिंसक माध्यम से प्राप्त करने के लिए किया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने घोषणा की कि या तो हमारा भारत विभाजित भारत या नष्ट भारत होगा। तो नष्ट भारत से अच्छा है विभाजित भारत हो जाए। तो इस तरह यहाँ पे विभाजन को करना पड़ा था, क्योंकि यहाँ पे अली जिन्ना काफ़ी ज़्यादा अड़ गया था। ठीक है, निम्न में से किसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया? तो मुस्लिम लीग यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? 1906 में की गई थी, ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे, मुस्लिम लीग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1906 में आगा खान, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई। तो ये तीनों नाम आप ध्यान रखें। ऑप्शन में 2 दे देगा, 1 दे देगा, या किसी भी तरह से आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज किया जा सकता है। तो इसको बिल्कुल आप ध्यान में रखें कि इसकी स्थापना आगा खान, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी। आगा खान मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे और इसने बंगाल विभाजन का समर्थन किया, स्वदेशी आंदोलन का विरोध किया और अपने समुदाय के लिए विशेष सुरक्षा उपायों, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की थी। ठीक है, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले 2 राष्ट्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो सर सैयद अहमद खान यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 राष्ट्रों के सिद्धांत यानी 2 नेशन थ्योरी जो है, इसका वास्तविक जनक कौन है? सैयद अहमद खान को माना जाता है। बाद में मोहम्मद अली जिन्ना ने सबसे मुखर तौर पर इसकी वकालत की थी। आगे चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो यहाँ पे द्वितीय सम्मेलन की बात की जा रही है, 33 लोगों ने भाग लिया था। कितने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? तो सलीमुल्लाह खां यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 20 दिसंबर 1906 को एक सम्मेलन में हुई, जिसे नवाब के ढाका सलीमुल्लाह खां के नियंत्रण में किया गया। तो यही अध्यक्ष था, ध्यान रखेंगे। होम रूल लीग के आंदोलन के संस्थापक कौन होंगे? एनी बेसेंट। 2 थे। अप्रैल 1911 में बेलगांव में बाल गंगाधर तिलक, पुणे, ठीक है, पुणे, बाल गंगाधर तिलक द्वारा इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की गई। उनका भारत में स्वशासन प्राप्त करने का साझा लक्ष्य था। बाल गंगाधर तिलक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं यहाँ पे। उन्हें लोकप्रिय रूप से लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है। उन्होंने मराठी अखबार केसरी में अंग्रेजों के खिलाफ कई लेख प्रकाशित किए। देखिए क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, इनकी 2 अखबार है, ठीक है, एक मराठी और एक मराठा, एक केसरी, दो अखबार हैं इनकी। लेकिन पूछा जाता है कि अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने लेख किस अपने पत्रिका में प्रकाशित किए? तो यहाँ पे केसरी में किया था, ठीक है, केसरी याद रखेंगे, केसरी में, मराठा मत लगा दीजिएगा। केसरी में इन्होंने जो कि एक मराठी में था ये, ठीक है, ये मराठी भाषा में था केसरी, और इसी में इन्होंने जम के इनके बारे में लिखा था। और 3 जुलाई 1908 को बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेजों ने राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। बर्मा के मांडले में तिलक को 1908 से 1914 तक यानी 6 साल तक जेल की सज़ा सुनाई गई थी। तो बर्मा के मांडले में ये इनको जेल की सज़ा सुनाई गई थी, ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को किस तारीख में फांसी दे दी गई थी? तो 23 मार्च 1931, यही था वो काला दिन। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह ने अपने साथियों सुखदेव थापर, शिवराम राजगुरु के साथ 21 वर्षीय ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या के लिए फांसी पर इनको लटका दिया गया था। जिस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, उसे हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। सैंडर्स की हत्या के मामले में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को निर्धारित समय से 11 घंटे पहले ही फांसी पर लटका दिया गया था। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, 11 घंटे पहले ही, तय सीमा से पहले, ताकि वहाँ पे कोई किसी को पता भी ना चले, और क्योंकि विरोध हो सकता था, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, इसीलिए अंग्रेज़ों को डर था, इसलिए उन्होंने 11 घंटे पहले ही फांसी दे दिया था। उन्होंने सुप्रिटेंडेंट जेम्स स्कॉट को सैंडर्स समझा, जो लाला लाजपत राय के खिलाफ लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार था। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, जिसमें उन्हें जो है लाठी से वार हो जाता है और इसी में उनकी मृत्यु हो जाती है लाला लाजपत राय की। और इसी के बदले के लिए जो है यहाँ पे भगत सिंह जो है किसको, स्कॉट को, यहाँ पे देखिए जेम्स स्कॉट को सैंडर्स समझ जाता है और उसको मार देता है। आगे चलते इनकी कुछ इन्फॉर्मेशन और है। प्रसिद्ध नारा इनका क्या था? तो इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह द्वारा दिया गया था। और भगत सिंह को लाहौर षड्यंत्र केस के लिए मौत की सज़ा सुनाई गई थी। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर एक प्रतिकूल विधेयक के विरोध में नई केंद्रीय विधानसभा में 2 बम फेंके थे। तो किसके साथ मिलकर? बटुकेश्वर दत्त, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। सरकार उधम सिंह ने किसे मारा था? माइकल ओ डायर, यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। सरदार उधम सिंह ने किसको मारा था? माइकल ओ डायर को। जनरल माइकल ओ डायर ने पंजाब प्रांत में कानून और व्यवस्था बहाल करने के लिए ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर को प्रतिनियुक्त किया गया था। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग पंजाब में जमा हुए लोगों पर जनरल डायर ने गोलियां चला दी थी। और 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने लंदन के कैक्सटन हॉल में जनरल माइकल ओ डायर को गोली मार दी और जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश दिया था जिसने, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बदला ले लिया था। किसने लिया था? उधम सिंह ने, ध्यान रखेंगे। मैडम कामा, इनके बारे में बताना है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये।
तो मैडम भीकाजी कामा के बारे में यहाँ क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो मैडम भीकाजी कामा जो थी, उन्हें भारत की तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो ये एक पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने विदेशी जगह में जाके भारत के तिरंगे झंडे को फहराया था। तो स्टुटगार्ट में फहराया था, ठीक है। और ये दादा भाई नौरोजी की कुछ समय के लिए सचिव भी रह चुकी हैं। सचिव बोल सकते हैं, असिस्टेंट, ठीक है। भीका जी कामा जो थी, मैडम भीका जी कामा, वो रह चुकी हैं, दादा भाई नौरोजी के असिस्टेंट रह चुकी हैं। और स्टुटगार्ट में इन्होंने तिरंगा झंडा फहराया था, ठीक है, याद रखेंगे। 1996 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो यहाँ पे विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक कौन थे? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक कौन थे? भगत सिंह। आगे चलते हैं। काकोरी कांड के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी को एक बड़ा झटका लगा और थोड़ी निष्क्रिय हो गई। 1928 में साइमन कमीशन प्रतिरोध के माहौल में यूपी में विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा और जयदेव कपूर, पंजाब में भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा और सुखदेव जैसे युवा पुरुषों ने समग्र चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में HRA को पुनर्गठित करने के लिए तैयार किया और साथ ही वे समाजवादी विचारधारों से भी प्रभावित हो रहे थे। तो काकोरी कांड का यहाँ पे बात किया जा रहा है। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला और अशफाक उल्लाह, ठीक है। इस बीच 9 अगस्त 1925 की रात चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह समेत तमाम क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत पर बड़ी चोट की और इन लोगों ने लखनऊ से कुछ दूरी पर काकोरी और आलमनगर के बीच ट्रेन में ले जा रहे सरकारी खजाने को लूट लिया। राम प्रसाद बिस्मिल्ला, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और अशफाक उल्लाह खां को फांसी की सजा दी गई। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो इम्पॉर्टेंट है पर काफ़ी फेमस है, गोपाल कृष्ण गोखले यहाँ पे राइट हो जाएगा। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? तो नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह यहाँ पे राइट हो जाएंगे। युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया? युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया? तो हेनरी विवियन डेरोजियो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, हेनरी विवियन डिरोजियो। राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह किस संगठन से जुड़े हुए थे? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। चलते हैं आगे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? भगत सिंह। काकोरी ट्रेन डकैती किस वर्ष हुई? 1925 में। वह कौन भारतीय था जिसे अंग्रेजों ने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण 18 वर्ष की आयु में ही फांसी दे दी थी? खुदीराम बोस यहाँ पे बिल्कुल सही जगह। वह कौन भारतीय था जिसे अंग्रेजों ने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण 18 वर्ष में ही फांसी दे दी थी? खुदी बोस बिल्कुल सही जाएगा। भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की? तो लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने सैंडर्स की हत्या कर दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो उसी के परिणाम स्वरूप नाइटहुड उपाधि उन्होंने त्याग दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया पहला सत्याग्रह क्या था? चंपारण सत्याग्रह, ध्यान रखेंगे। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण जिले से शुरू किया और अंग्रेज यहाँ पे नील बगान मालिकों का शोषण किया करते थे। गांधी जी ने इनके साथ हो रहे अत्याचार का विरोध किया। आगे बढ़ते हैं। मालाबार में मोपला विद्रोह का परिणाम क्या था? खिलाफत आंदोलन। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। राइट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी का गठन CR दास और मोतीलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं। बिहार के
किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ? गया में यहाँ पे आपका देखने को मिलता है 1922 में। चलते हैं आगे। खिलाफत आंदोलन किसने आरंभ किया? मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। ये दो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली ने जो है खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919। बिल्कुल इसका डेट आप याद रखें। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ, जिसे अमृतसर का नरसंहार के रूप में हम जानते हैं। इस दिन ब्रिटिश भारतीय सेना के लगभग 50 सैनिकों ने कर्नल रेजिनाल्ड डायर की कमान तहत पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग में एकत्रित वैशाखी तीर्थयात्रियों की भीड़ पर गोलीबारी कर दी। और जन आक्रोश के बाद ब्रिटिश सरकार ने जालियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए किसका आयोग किया था? हंटर आयोग। ध्यान में रखेंगे, हंटर आयोग ने नरसंहार की निंदा की, लेकिन नरसंहार के लिए जिम्मेदार जनरल डायर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई या सिफारिश नहीं की थी। उनके द्वारा ही लाया गया था, तो वो सिफारिश क्यों करेंगे? रविंद्रनाथ टैगोर ने नरसंहार के खिलाफ नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। और जालियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था? तो चैम्सफोर्ड। यहाँ पे बिल्कुल इसको ध्यान में रखें, लॉर्ड चैम्सफोर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा। 1916 से 1921 इसका समय माना जाता है वायसराय होने का। और उधम सिंह ने हत्याकांड के खिलाफ बदला लेने के लिए 1940 में गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या कर दी थी। रॉलेट एक्ट कब पास किया गया? 1919 में। क्या था रॉलेट एक्ट? इसको देख लेते हैं। रॉलेट एक्ट का, इसको हम काला अधिनियम भी कहते हैं, 21 मार्च 1919 को दिल्ली में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया। यह अधिनियम था। यह अंग्रेजों द्वारा क्रांतिकारी समूहों का दमन कर भारतीयों को उनके विरुद्ध खड़े होने से हतोत्साहित करने के लिए व्यक्तिगत अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता के अधिकार से भारतीयों को वंचित रखने के लिए बनाया गया था कि लोग यहाँ पे संगठन ना बना सकें। और यह रॉलेट एक्ट था जिसने भारतीय राजनीति में गांधी के युग की शुरुआत की। रॉलेट एक्ट 1919 के खिलाफ गांधी जी ने प्रेस की स्वतंत्रता और बिना किसी परीक्षण के मुकदमा अपवर्जन बहिष्कार के लिए रॉलेट एक्ट सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया। रॉलेट एक्ट 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड को भी जन्म दिया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? तो 1920 में। गांधी जी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया, क्योंकि चोरा चोरी गोरखपुर में एक शांतिपूर्ण भीड़ विरोध हिंसक हो गया और परिणाम स्वरूप 22 पुलिस कर्मियों की मौत हो जाती है। और इस हिंसा को देखते हुए गांधी जी जो है क्या करते हैं? असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। चलते हैं आगे। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो यहाँ बताना है, महात्मा गांधी ने अंग्रेज के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमान का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे और ज़्यादा से ज़्यादा आंदोलन को सक्रिय बनाने के लिए इसने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। आगे चलते हैं। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? चौरा चौरी। ठीक है, चौरा चौरी जो कांड हो जाता है जिसमें 22 पुलिसकर्मी की मृत्यु हो जाती है जलकर, उसमें क्या होता है कि इस वजह से चौरा चौरी से वो बहुत ज़्यादा आहत होते हैं और भूल बताते हैं ये कि असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल उन्होंने बताया। जालियांवाला बाग नरसंहार की गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ। रॉलेट सत्याग्रह के संबंध में। ठीक है, जालियांवाला बाग जो होता है नरसंहार। आगे चलते हैं। ब्रिटिश शासन काल में किस कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के बंदी के लिए अनुमति दे दिया गया था? इसे हम बिना वकील बिना दलील वाला कानून भी कहते हैं। चौरा चौरी घटना कब हुई थी? तो 5 फरवरी 1922 को हुई थी। 1917 में 18वीं शताब्दी में 18 ईस्वी में अहमदाबाद में यहाँ पे आपको बताना है 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में हिस्सा किसने लिया था? मजदूर ने हिस्सा लिया था। मजदूर मिल की यहाँ पे बात हो रही है। तो अहमदा मिल की हड़ताल जो महात्मा गांधी की पहली भूख हड़ताल जो इन्होंने अहमदा मिल में की थी। ना दलील, ना वकील, ना अपील, यह किससे संबंधित है? तो रॉलेट एक्ट से संबंधित है। इसमें बिना किसी दलील के, बिना वकील के और बिना अपील के ही सजा सुना दी जाती थी।
महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किस वर्ष में किया था? 1919 में। आगे चलते, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने किस सम्मान को लौटा दिया? तो केसरे हिंद की उपाधि उन्होंने लौटा दी थी। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जालियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था? तो हंटर समिति का गठन किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो कर्जन जेनियोल्ड डायर। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया? तो 1920 से 1922 तक चलाया गया। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? 1923 में। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे। चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? नील की खेती से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। नस्ली भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी। नटाल कांग्रेस की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने की। अब इनके बारे में कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। नटाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक ऐसा संगठन था जिसका उद्देश्य दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के खिलाफ भेदभाव से लड़ना था। नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने अन्य भारतीयों के साथ 1894 में शुरू की थी। महात्मा गांधी मानव सचिव थे और गांधी मानद सचिव थे और अब्दुल्ला हाजी एडम झावेरी, दादा अब्दुल्ला जिसे हम कहते हैं, वो अध्यक्ष चुने गए थे। नटाल कांग्रेस के ने अपने शुरुआती दौर में सभी जातियों लिंगों, पंथों और लोगों को समानता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया। 1920 के दशक में संगठन ने छत्र संगठन SAIC दक्षिणी अफ्रीकी भारतीय कांग्रेस के तहत कार्य किया। हालांकि 1930-40 के दशक में NIC ने अधिक क्रांतिकारी नेतृत्व का अनुभव किया और डॉक्टर GM नाइकर इस मौके पर उभर के सामने आए। खेड़ा जिले के किसानों की सहायता के लिए महात्मा गांधी सत्याग्रह आयोजन किस वर्ष किया? 1918 में। 1915 में गांधी जी भारत आते हैं और उनकी पहली उपलब्धि होती है 1917 चंपारण सत्याग्रह में मिली सफलता के बाद। 1918 वर्ष में खेड़ा गंभीर सूखे की चपेट में आ गया है और राजस्व की नियमों के अनुसार यदि पैदावार किसानों की सामान्य उपज की तुलना में 1/4 से भी कम है तब उन्हें छूट मिल सकती है, लेकिन उनकी अपील को सरकार द्वारा उपेक्षित कर दिया जाता है और गांधी ने असहयोग को एक तकनीक के रूप में इस्तेमाल किया, एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। इसमें किसानों ने भूमि की जब्ती के खतरे के तहत भी राजस्व का भुगतान न करने का वचन दिया। राजस्व अधिकारियों का सामाजिक बहिष्कार और आंदोलन शुरू किया गया। गांधी जी ने जन समर्थन के लिए कड़ी मेहनत की। 5 महीने के संघर्ष के बाद सरकार ने अकाल समाप्त करने हेतु राजस्व भुगतान की शर्त में ढील दे दी और गांधी जी की अध्यक्षता में गुजरात सभा भारतीय समाज के सेवक वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक ने इस आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे चलते हैं। 1919 में महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताना है जिसमें यह लिखा था कि भारतीय उनका सहयोग ना करे तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। हिंद स्वराज इनका एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक है। इंडिया ऑफ माय ड्रीम पुस्तक 1947 में महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया टू द हेल्थ पुस्तक अक्टूबर 1948 में प्रकाशित हुआ। सत्य के साथ मेरे प्रयोग मतलब ट्रुथ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ इनकी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है बुक है गुजराती में और ये आपका इंग्लिश में एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ। मोहनदास गांधी की आत्मकथा है जो बचपन से लेकर 1921 तक के जीवन का पूरा विस्तार इसमें देखने को मिलता है। 1915 महात्मा गांधी अस्थायी रूप से भारत लौटे दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869, 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। जब हम यहाँ पे आपका प्रवासी दिवस भी मनाते हैं। भारत में जो आंदोलन हुआ है गांधी जी के द्वारा 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान खिलाफत आंदोलन में इन्होंने सहयोग किया, फिर असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन पर बातचीत करने गए, फिर गांधी
इरविन पैक्ट होता है भारत छोड़ो आंदोलन। ये सभी इंपॉर्टेंट है, इनसे संबंधित है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। अप्रैल 1930 में वेदा रमन्य सत्याग्रह का आयोजन किसने किया? सी राजगोपालाचारी, यहाँ पे आपका हो जाएगा। राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च से प्रेरित होकर सी राजगोपालाचारी के नेतृत्व में 100 लोगों की एक समूह ने वेदारण्यम का मार्च किया और अंग्रेजों द्वारा लगाए गए नमक कानून को तोड़ने के लिए अप्रैल 1930 में समुद्री जल से नमक निकाला। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया कब? लाहौर अधिवेशन 1929। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था इसके बारे में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 12 मार्च 1930 6 अप्रैल 1930 तक चला और ये शुरू हुआ। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया जब ब्रिटिश सरकार ने गांधी की 11 मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके बाद इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च से हुई और गांधी ने 78 सदस्य के साथ जो है पैदल साबरमती आश्रम छोड़ दिया। नमक बनाने का कार्य ब्रिटिश शासन के अधीन रहने के लिए भारतीय लोगों के अस्वीकार का प्रतीक था। गांधी इरविन समझौता यहाँ बताना है किस वर्ष हुआ? 1931। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के समझौते को लेकर है और इस समझौते में गांधी ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए सहमत हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे इससे संबंधित है। पूना पैक्ट के बारे में देख लेते हैं। पूना पैक्ट जो है यहाँ पे पूना संधि पर 24 सितंबर 1932 को भारत के पूना की यरवदा सेंट्रल जेल में हस्ताक्षर किए गए। यह बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच एक समझौते को लेकर है। इसे बी.आर. अम्बेडकर ने दबे कुचले वर्गों के लिए और मदन मोहन मालवीय ने उच्च जाति के हिंदुओं के खाते में हस्ताक्षर किया और जिसके परिणाम स्वरूप गांधी ने मैकडोनाल्ड जो कि उस समय पीएम था, ब्रिटिश का पीएम था। ठीक है। गोलमेज सम्मेलन के समय ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। गोलमेज सम्मेलन के समय वहाँ का पीएम कौन था? तो मैकडोनाल्ड था। सांप्रदायिक पुरस्कार के खिलाफ क्रोध के रूप में जेल में बंद कर दिया था। चलते हैं आगे। 3 गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? तो तीनों में भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया। तो बी.आर. अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। महात्मा गांधी ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और कांग्रेस प्रथम गोलमेज सम्मेलन से पहले गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया था। पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब किया गया? तो 24 सितंबर 1932 को किया गया, ध्यान रखेंगे। राजगोपालाचारी, जयकर, तेज बहादुर सप्रू, घनश्याम दास बिरला आदि नेताओं के प्रयासों से 24 सितंबर 1932 ईस्वी को महात्मा गांधी और दलित नेता अंबेडकर के बीच एक समझौता हस्ताक्षर हुआ। इस समझौते को इतिहास में पूना समझौता या पूना पैक्ट के नाम से हम जानते हैं। इसका उद्देश्य क्या था? पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? तो दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो टैक्स अभियान के अंतर्गत चौकीदार कर का भुगतान करने से इनकार कर दे, इसमें किस राज्य से शुरू हुआ? तो ये बिहार से शुरू हुआ था और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है, कि किस आंदोलन के द्वारा चौकीदार कर ने भुगतान करने से इनकार कर दिया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन उसका आंसर हो जाता। ये आपने देखा होगा। चलते हैं आगे। दांडी यात्रा। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो 24 दिन चली थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? तो 26 जनवरी 1930। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना, ध्यान रखेंगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड, ध्यान रखेंगे। गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरण होने से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तेज बहादुर सप्रू ने। तो यहाँ पे आपका आंसर तेज बहादुर सप्रू काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 1929 में खुदाई खिदमतगार और किसने संगठित किया? तो अब्दुल गफ्फार खान यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक
पश्तून का स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। वह एक राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता थे जो अपने अहिंसक विरोध और आजीवन शांतिवाद के लिए जाने जाते हैं। अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। वह एक पवित्र मुस्लिम और भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए परोकार थे। सीमांत गांधी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते हैं। गांधी जी ने किस वर्ष दांडी यात्रा शुरू की? 1930 में। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है बीपीएससी में। महादेव लाल सराफ यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, भागलपुर में। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? तो दांडी से। भारतीय ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया? क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे और इसमें भारतीयों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा था। तो साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया? यहाँ पे 1927 ईस्वी में, जान लीजिए इसके बारे में। 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय वैधानिक आयोग की नियुक्ति की, जिसके अध्यक्ष कौन थे? साइमन थे, ठीक है। और लॉर्ड इरविन उस समय भारत के वायसराय थे। ये भी ध्यान रखिएगा कि जो साइमन कमीशन आया उस वक्त इरविन जो है वहाँ के वायसराय थे। समिति जो थी 1919 की मॉन्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार द्वारा शुरू किया गया वर्ण व्यवस्था की समीक्षा करने और भारत में एक प्रतिनिधि सरकार को किस हद तक पेश किया जा सकता है इसकी समीक्षा करनी थी। आयोग के सभी सदस्य क्या थे? श्वेत थे, यानी अंग्रेज थे। कोई भी मतलब हमारे ही बारे में यहाँ पे बात करनी है, सभी चीज़ों को जानना है, और एक भी भारतीय यहाँ पे नहीं था, इसीलिए इसका बहिष्कार किया जा रहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1927 ईस्वी में डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में मद्रास सत्र में आयोग का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। मुस्लिम लीग और हिंदू सभा में कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला किया। 3 फरवरी 1928 को आयोग को साइमन गो बैक नारे के साथ हॉटल्स और काले झंडे के प्रदर्शन के द्वारा विरोध किया गया और लाहौर में लाला लाजपत राय को लाठी चार्ज में बुरी तरह से पीटा गया। और 17 नवंबर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें, 17 नवंबर 1929 को उन्होंने दम तोड़ दिया। और इसी का बदला किसने लिया था? भगत सिंह ने लिया था। 1930 ईस्वी में प्रस्तुत साइमन कमीशन की रिपोर्ट ने भारत सरकार अधिनियम में 1935 को आधार बनाया था, इसको ध्यान रखेंगे। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया? तो 1928 में आया, ध्यान रखेंगे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, किसका हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। सांप्रदायिक अवार्ड और पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीट रखी गई थी? 71 और 100। पहले 71 था, ठीक है, फिर पूना पैक्ट जो होता है, पूना में समझौता होता है, उसके बाद 147 कर दिया जाता है, ठीक है। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक या मार्च शुरू किया। दांडी गुजरात के किस जिले में है? तो नवसारी में है, ध्यान रखेंगे। किस आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से होता है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये सब क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बिल्कुल बनने के चांसेस हैं और कितने ज़्यादा पूछे गए हैं बीपीएससी के, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सी राजगोपालाचारी। ध्यान रखिए, तमिलनाडु का ये पूछा जा सकता है आपका। तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का आंदोलन नेतृत्व किसने किया? सी राजगोपालाचारी ने किया। क्लीमेट एटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, डैश के सदस्य के रूप में भारत आए थे? साइमन कमीशन के सदस्य के रूप में भारत आए थे। आगे चलते, लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय के विरोध के हेतु हुआ था? साइमन कमीशन। किस भारतीय महिला ने गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो सरोजनी नायडू। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान रखेंगे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? सितंबर 1931 में। गोलमेज सम्मेलन ध्यान रखिए 1930 में हुआ था पहला, और गोलमेज सम्मेलन दूसरा आपका 1931 में हुआ था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 में और 24 दिसंबर 1932 के बीच में हुआ था। 1930 से 1932 के बीच में 3 गोलमेज सम्मेलन भारत के संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए ब्रिटिश सरकार और भारतीय राजनीतिक हस्तियों द्वारा आयोजित शांति सम्मेलन की एक श्रृंखला थी। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया? तो किसने लिया, यहाँ देख लीजिए। इससे क्वेश्चन आपका बन सकता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया? 2 दे देगा, 3 दे देगा, सभी आंसर होगा, या कोई भी नहीं देगा इनमें से। तो
तो आपको सभी को जानना जरूरी है। बी आर अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू, एम आर जयकर, एम एन जोशी और सी एन मुदालियर, ये सभी आपके तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? महात्मा गांधी ने किया। ठीक है, दूसरे में किसने किया? महात्मा गांधी ने। किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। पूना समझौता का संबंध किससे है? तो पिछड़े वर्गों के लिए चुनावी सीटों का आरक्षण। तो पिछड़े वर्गों के लिए ये किसने? बी आर यहाँ पे आपका अम्बेडकर। ठीक है, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस करने की घोषणा की? तो जून 1948। इसके बारे में जान लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एटली का पूरा नाम क्या है? क्लीमेंट एटली। ठीक है, यह यूनाइटेड किंगडम का प्रधानमंत्री था जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था उस समय। तो आगे देख लेते हैं। 1947 में हुए घोषणा की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को जून 1948 को पूर्ण स्वशासन प्रदान किया जाएगा, ये घोषणा कर दिया गया था। ठीक है, 1948 को किया जाएगा। जून 1948 को मिस्टर एटली ने जून 1948 में हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीयों को शक्तियों का हस्तांतरण की घोषणा की। उन्होंने भारतीय नीति से संबंधित विवरण भी दिया था और उनका यह विवरण श्वेत पत्र के रूप में जाना जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे। हम लोग आज़ाद भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, फरवरी 1947 ब्रिटिश सरकार ने एक योजना के बारे में सोचा। 3 जून 1947 को इसकी घोषणा की गई। ध्यान रखिए, डेट को याद रखिए। कुछ इंपॉर्टेंट सिद्धांत शामिल है जो इस प्रकार से है, देख लीजिए आप। ब्रिटिश भारत का विभाजन ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किया जाना। उत्तराधिकारी सरकारों को उच्च दर्जा मिलना चाहिए। आगे चलते हैं। किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोग का नेतृत्व किया? तो रेड क्लिफ आपने पढ़ा होगा। रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है आपका। ठीक है, एक और पूछा जाता है भारत और चीन के बीच में, तो मैकमोहन रेखा है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, रेड क्लिफ रेखा गुजरात के कच्छ के रण से होते हुए जम्मू और कश्मीर में जम्मू के अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक फैली हुई है, जो भारत और पाकिस्तान को 2 अलग अलग देशों में विभाजित करती है। रेड क्लिफ ने भारत को 3 हिस्सों में विभाजित किया: पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और भारत। इसका नाम सीमा आयोगों के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर रखा गया था। वह इंग्लैंड का एक वकील थे जिन्हें नक्सानविसी का कोई पूर्व ज्ञान या अनुभव नहीं था। यह सीमा रेखा आज पश्चिमी तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच और पूर्वी तरफ भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। कैबिनेट मिशन किसके लिए भारत भेजा गया था? तो सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए कैबिनेट मिशन को भेजा गया था। तो कैबिनेट मिशन के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। कैबिनेट मिशन फरवरी 1946 में एटली सरकार, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा भारत भेजा गया एक उच्चाधिकार प्राप्त मिशन था। मिशन में 3 ब्रिटिश कैबिनेट सदस्य थे। कौन थे? देखिए, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है और गलत भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो 3 सदस्य कौन थे कैबिनेट मिशन में? यहाँ से आपका 1-2 करके पूछ लेगा। पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 थे। मिशन को यहाँ पे देखिए, कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश से भारतीय नेतृत्व को सत्ता के हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए, भारत के लिए एक संविधान का निर्माण के रूप में भारतीय नेताओं के साथ एक समझौता प्राप्त करने के लिए, एक संविधान बनाने वाली संस्था तैयार करने के लिए, प्रमुख भारतीय दलों के समर्थन से एक कार्यकारी परिषद की स्थापना करना, ये सब इनका मुख्य उद्देश्य था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 7 नवंबर 1942 में जयप्रकाश नारायण किस जेल से भागकर निकले थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो इसको देखिए, हजारीबाग सेंट्रल जेल यहाँ पे हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद गठन किया गया। तो ये आपका जयप्रकाश नारायण ने किया था। आज़ाद दस्ता आपने पढ़ा होगा। आगे चलते हैं। भारत के विभाजन को प्रथम
प्रथम बार डैश के द्वारा स्वीकार किया गया? माउंटबेटन योजना। ये क्या था, इसको देख लीजिए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद पेश कर दिया गया। इसके बाद 18 जुलाई 1947 को इस अधिनियम को स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत का बंटवारा किया गया। माउंटबेटन योजना। क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटे हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक के रूप में किसने वर्णित किया है? ठीक, तो कौन है? महात्मा गांधी। डोमिनियन राज्य के दर्जे के साथ एक भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। यह संघ राष्ट्रमंडल के साथ अपने संबंधों के निर्धारण में स्वतंत्र होगा तथा संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों और संस्थाओं में अपनी भूमिका को खुद ही निर्धारित करेगा। आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? उषा मेहता। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि यह प्रस्ताव को स्वीकार करते तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता। बुद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। यह शब्द किसका है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है। आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से कौन जो है कॉलेज का विद्यार्थी था? जगतपति। किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया था? लॉर्ड माउंटबेटन। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिम लीग के ब्रिटिश भारत 1947 के विभाजन के समय एक अलग मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। मोहम्मद अली जिन्ना को 2 राष्ट्र सिद्धांत का जनक भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई थी। तो इसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? पटना। ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ही लोकप्रिय प्रश्न है। लोकनायक नाम से कौन जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो चर्चिल। याद रखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन था? चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? 8 अगस्त 1942। ध्यान रखेंगे, इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने की थी। भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की मांग के लिए आंदोलन को शुरू किया गया था। यह भारत के पूर्ण स्वतंत्रता से वंचित होने, पूर्व परामर्श के बिना युद्ध में भारतीय की भागीदारी, कई छोटे आंदोलनों के केंद्रीकरण और आवश्यक वस्तुओं की कमी के कारण हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ। इसमें से 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया? देखिए 1942 में, देखिए 8 अगस्त को हमारा स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे देखिए आपका कौन सा हो गया आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये आपका शुरू हो जाता है और इसके बाद क्या होता है? 9 उसके अगले ही दिन 9 अगस्त को सभी को जेल में बंद करना शुरू कर देता है। किस ऑपरेशन के तहत? तो ये भी पूछा जाता है आपका जीरो ऑपरेशन। ठीक है, जीरो ऑपरेशन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो जीरो ऑपरेशन के तहत यहाँ पे शुरू किया जाता है। और जब यहाँ पे पूछा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? बांकीपुर जेल जो पटना में है। ठीक है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल के दौरान भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की? क्लीमेंट एटली। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली। याद रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका किसे कहा जाता है? अरुणा आसफ अली। देखिए बीपीएससी में अभी जो है खास करके महिला जो नायिका हैं उस पर क्वेश्चन काफ़ी पूछा जा रहा है, तो ये भी उम्मीद है आपका पूछा जा सकता है। तो अरुणा आसफ अली ध्यान रखेंगे। 1942 में जब सभी प्रमुख नेताओं को भारत छोड़ो आंदोलन के कारण अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था तो उन्होंने ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराकर भारत छोड़ो आंदोलन की कमान संभाली। तब से उन्हें 1942 की नायिका का नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या रखा गया था? डोमिनियन स्टेटस। ठीक है, इसके बारे में जान लीजिए। अगस्त 1940 को घोषित अगस्त प्रस्ताव में भारत के लिए उद्देश्य के रूप में डोमिनियन का दर्जा दिया गया।
इसमें वायसराय की कार्यकारी परिषद के विस्तार का भी प्रस्ताव रखा गया था। अल्पसंख्यकों की राय को पूरा महत्व देना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीयों को अपना संविधान बनाने के लिए अधिकार की मान्यता प्राप्त हुआ। आगे चलते यहाँ देखते हैं, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद कर लिया गया था आगा खां पैलेस में। कहाँ? आगा खां पैलेस में, ध्यान रखेंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह की आंदोलन के प्रथम सत्याग्रह कौन थे? तो विनोबा भावे। देखिए कौन सा पूछा है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे यहाँ पे आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लाई वेवल दोनों वार्ताएं की? अब्दुल कलाम आज़ाद। आगे चलते, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था स्वराज द्वीप। नेताजी द्वारा आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा कब की गई? 21 अक्टूबर 1943 को। आगे चलते हैं, सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? जर्मनी। और नेताजी किसने कहा था? तो कौन था? मुझे तो नाम ही याद नहीं आ रहा अभी। हिटलर, हाँ, जर्मनी में था हिटलर। हिटलर ने ही नेताजी नाम की उपाधि दी थी, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपका। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? मोहन सिंह। यहाँ पे आपको भगत सिंह भी भगत सिंह बोल रही हूँ, अभी क्या नाम था? सुभाष चंद्र बोस। हाँ, सुभाष चंद्र बोस भी आपको देखने को मिलता है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? इंडियन नेशनल आर्मी से, ठीक है। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस के नाम से भी जुड़ा हुआ है, याद रखेंगे। चलते हैं आगे। कौन प्रसिद्ध सैगल ढिल्लो शाह नवाज मुकदमों के बचाव पक्ष के वकीलों में से कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो इंग्लैंड में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में था? लेबर पार्टी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। कैबिनेट मिशन कब भारत आया? 1946 में। भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर में शुरू हुआ था? बम्बई में। भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया गया महात्मा गांधी के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है ये, ठीक है। भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा किसने तैयार किया? महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली ने राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया मुंबई में। किस आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप से जाना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख में की गई थी? 3 जून 1947, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ब्रिटिश सरकार ने मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्वीकृति किस वर्ष प्रदान की थी? 1909। मिंटो मार्ले, ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ मिंटो मार्ले सुधार के रूप में जाना जाता है 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। और सांप्रदायिक मतदाताओं के रूप में ज्ञात धर्म के आधार पे पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत यहाँ पे देखने को मिलती है। मॉडल यहाँ पे लॉर्ड मिंटो की सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में भी इनको जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1919 में भारत सरकार के गठन के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने इनमें से कौन सा प्रस्ताव दिया था? तो मार्ले मिंटो सुधार, इसको ध्यान रखेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित थी? तो एक संघीय और संसद प्रणाली का सिद्धांत था, इसको आप देख लीजिए। चलते हैं आगे। अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उपप्रवास अधिनियम, ये आपको मिल जाएगा, तो इसको एक दो बार आप रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम, इनलैंड इमिग्रेशन इमाइग्रेशन एक्ट, ठीक है, इनलैंड इमाइग्रेशन एक्ट कब लागू हुआ? 1859 में। 1859 में हुआ। किस कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान के निर्माण हेतु एक संविधान सभा का प्रस्ताव रखा? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम के अंतर्गत प्रति में जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया गया? तो 1935 का अधिनियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी के प्रावधान के अनुसार आपका देखने को मिलता है स्वतंत्रता अधिनियम। किस अधिनियम ने भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? उसे चाय के अलावा सभी ब्रिटिश अधीनस्थ कारोबार के लिए खोल दिया। तो यहाँ पे हो जाएगा 1813 चार्टर अधिनियम एक्ट।
आगे चलते, किस अधिनियम के अंतर्गत बागान मजदूरों को बिना मजदूरी के चाय बागानों को छोड़ने की अनुमति दे दी गई? तो अंतर्देशीय आवर्जन अधिनियम 1859 में। प्रांतीय स्वायत्तता भारत सरकार अधिनियम के तहत वर्णित किया गया था 1935 में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित मामलों को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित प्रथम अधिनियम बताना है कौन सा है? तो अधिनियम विनियम 1773। भारतीय संविधान के संशोधन की रिपोर्ट को सामान्य मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। यह रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ? 1819 में। लेकिन इसको 1919 माना जाता है, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है। 21 वर्ष पिट का भारत अधिनियम पारित किया गया, पिट इंडिया एक्ट, ठीक है। पिट इंडिया एक्ट के बारे में बात की जा रही है, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी 1884 के नाम से जाना जाता है, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। इस अधिनियम का नाम विलियम पिट के नाम पर रखा गया, जो इस अधिनियम के पारित होने के समय वहाँ के प्रधानमंत्री थे। इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप ग्रेट ब्रिटेन की सरकार द्वारा भारत में ब्रिटिश संपत्ति का दोहरा नियंत्रण किया गया। नियंत्रण की इस दोहरी प्रणाली में नियंत्रण बोर्ड द्वारा कंपनी का प्रतिनिधित्व निदेशक मंडल और ब्रिटिश सरकार द्वारा होना था। आगे चलते हैं, 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो श्रीनिवास अयंगर यहाँ पे आपके सही हो जाएंगे। इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान निकोबार द्वीप समूह वापस लिया और उन्हें क्या नाम दिया? शहीद और स्वराज द्वीप नाम दिया, ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे, देशबंधु नव युवक संघ बताना है, इसका संगठन किसने किया? तिरुपुर कुमरन यहाँ पे सही हो जाएंगे। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? मेरठ से शुरू हुआ। और अब हमारा यहाँ पे जो मैंने आपसे बोला था कि इम्पॉर्टेंट कथन आपको करवाया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है, यह किसका है? अरविंद घोष का है। देखिए यहाँ पे आपका कांग्रेस से संबंधित जो कथन है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये आपका पूछा ही जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखिए, ठीक है, इसको जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये इसके बाद बोला गया है, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, ये किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आज़ादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। देखिए दो आपका यहाँ पे पूछा जाता है, एक और है, एक है आज़ादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, ये किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। लेकिन इसने कहा किसने कहा था कि मेरे जीते जी मैं चाहता हूँ कि मैं कांग्रेस के समाप्त होने में मेरा सहयोग हो, तो इस तरह की बात किसने कही थी? कर्जन ने कही थी, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये भी आपका पूछा जाता है। कांग्रेस भारत की सूचना अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती है, ये किसने कहा? डफरिन ने। कांग्रेस का आंदोलन ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और ना ही सोचा गया था और ना ही योजनाबद्ध था, ये किसने कहा? सैयद अहमद खान ने कहा। तो ये आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। यहाँ पे कुछ बातें देखिए, यहाँ पे कांग्रेस अपनी मौत की अंतिम सांसें गिन रही है और मेरी इच्छा है कि मेरे कालखंड में ही इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु हो जाए, ये किसने कहा? कर्जन ने, अभी जो मैंने आपको बोला, ठीक है। और कांग्रेस भविष्य का संसद का केंद्र है, कांग्रेस जो है भविष्य की संसद का केंद्र है, ये किसने कहा? द इंडियन मिरर ने। कांग्रेस का जन्म भारत में ब्रिटिश शासन के दुश्मन के रूप में नहीं बल्कि दोस्त के रूप में हुआ है, ये कूपलैंड ने कहा है। तो इस तरह से आपको इम्पॉर्टेंट जितना भी कांग्रेस के संबंध में जितना भी कथन था वो सब मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। तो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, तभी आपको मेरे सभी वीडियोज़ मिल पाएंगे। इसी तरह मैं आपको जो है साइंस के भी कराने वाली हूँ। ये मैराथन क्लास जो हो रहा है, एक अभी NCERT सीरीज़ में लेके आई हूँ, तो वो तो हम कर ही रहे हैं, वो तो चल ही रहा है, लेकिन मैं सोच रही हूँ एक ही क्लास में आपको साइंस की भी मैं इसी तरह से कंप्लीट करा दूँ, जहाँ से आपको लगभग क्वेश्चंस मैं कोशिश करूँगी कि ऐसे क्वेश्चंस डालूँ जहाँ से आपके देखने को मिल सकते हैं, तो एक अच्छा रिवीजन आपका हो जाएगा एक ही बार में। तो इसी तरह आपको अच्छे अच्छे कंटेंट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम में मेरे साथ जुड़ सकते हैं, इसकी PDF मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।